गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एल्कीन के इस थर्ड वीडियो लेक्चर में एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने एल्कीन का सिंथेसिस पढ़ा था, जिसमें अल्कोहल से किस प्रकार से एल्कीन बनती है उसका पूरा डिटेल आपने पढ़ा था। उसी का अभी कुछ पार्ट और बचा हुआ है, तो पहले मैं आपको वो समझाऊंगी और उसके बाद एल्कीन के और जो मेथड्स हैं उनके बारे में आपको समझाऊंगी। तो एक है सेडजफ रूल। सेडजफ ने जो था एल्कीन बनाने के लिए, ये जो एल्कीन का सिंथेसिस है उसके लिए एक रूल दिया था और इसे हम कहते हैं सेडजफ रूल। इसके अनुसार जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है वहाँ से हाइड्रोजन के विलोपन की प्राथमिकता रहती है। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वह एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड से बंधित कार्बन पर अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं, वो एल्कीन ज़्यादा स्थायी होती है और मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है। The more highly substituted an alkene, the more stable it is. In other words, alkyl groups attached to the double bonds carbon stabilize the alkene. वही जैसे मैंने आपको बताया कि जो एल्कीन बनेगी उस पर जितने ज़्यादा प्रतिस्थापित समूह लगे होंगे वो एल्कीन उतनी ही स्थायी होगी। The two probable factors responsible for stabilizing effect of alkyl groups to double bonds are contribution of electron density to pi bond by alkyl groups and the increased separation of bulky group from one another in alkenes. तो ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादा प्रतिस्थापित समूह लगे होते हैं एल्कीन के ऊपर तो उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है, क्योंकि CH3 समूह ये जो वो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है पाई बॉन्ड के ऊपर एल्किल ग्रुप लगने से, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ती है। और सिस और अगर हम ट्रांस आइसोमर की बात करें तो ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर बिकॉज इन ट्रांस आइसोमर द ग्रुप्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, बड़े ग्रुप्स, तो इसलिए उनमें आपस में स्टेरिक इंटरेक्शन कम होता है। तो चलिए अब एग्जाम्पल से सेडजफ रूल को समझते हैं। तो अब हम सेडजफ रूल को एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। सेडजफ रूल प्रिडिक्ट्स द रेडियोसेलेक्टिविटी ऑफ द ओलेफिन फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स. During the elimination reaction, proton is removed from the carbon atom having less number of substituent, and the corresponding olefin is known as Sedgwick product. तो जो सेडजफ का जो नियम मैंने आपको अभी बताया कि सेडजफ के अकॉर्डिंग जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी उस वाले कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होगा, उसको प्राथमिकता मिलेगी जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। सेडजफ रूल से हम किसी अभिक्रिया में अगर दो या दो से अधिक उत्पाद बन सकते हैं किंतु वास्तव में जो मुख्य उत्पाद है वो एक होता है, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं क्षेत्रीय वर्णात्मकता, रेजियो सिलेक्टिविटी। तो इस एग्जाम्पल में आप देखिए 2-ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर है, 2-ब्यूटेनॉल है और इससे दो उत्पाद बन सकते हैं, 1-ब्यूटीन और 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन जो है मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है क्योंकि 2-ब्यूटीन में एल्कीन से दो प्रतिस्थापित समूह CH3 लगे हुए हैं, जबकि 1-ब्यूटीन में एक ही प्रतिस्थापित समूह है CH2CH3। और जब सेडजफ रूल के अकॉर्डिंग जब आपका OH का सबसे पहला जो स्टेप होता है अभिक्रिया का कि अल्कोहल का क्या होता है, प्रोटोनेशन होने के बाद सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, जल का अणु निकल जाता है, तो यहाँ से आपको मिलेगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन और उसके बाद थर्ड स्टेप में प्रोटोन रिमूव होगा। तो वो जो प्रोटोन रिमूव होगा वो दो जगह से हो सकता है, क्योंकि जिस कार्बन पर सेकेंड नंबर पर जिस पर OH समूह लगा है तो फर्स्ट कार्बन पर है CH3, तो CH3 का H भी निकल सकता है और जो थर्ड कार्बन है CH2 वहाँ से भी CH2 वाले कार्बन से भी H निकल सकता है। तो अगर फर्स्ट कार्बन से प्रोटॉन निकलता है
तो 1 ब्यूटीन बनेगी, और सेकंड से निकलता है तो 2 ब्यूटीन बनेगी। और सेटजेफ ने क्या बताया कि उस कार्बन से हाइड्रोजन निकलने की प्राथमिकता रहेगी जिस पर लगे हुए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। तो थर्ड जो कार्बन है, CH2 वाला जो कार्बन है, उस पर 2 हाइड्रोजन है, CH3 वाले पे 3 हाइड्रोजन है। तो सेटजेफ के अनुसार प्राथमिकता तीसरे वाले कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन से प्रोटॉन निकलने की रहेगी। तो अगर तीसरा वाला निकला तो 2 ब्यूटीन आपको उत्पाद मिलेगा। CH3 से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है, प्रोटॉन रिमूव होता है, तो 1 ब्यूटीन मिलेगी। और 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन से ज़्यादा स्थायी है क्योंकि उसमें लगे हुए प्रतिस्थापित समूह की संख्या 2 है, जबकि 1 ब्यूटीन में 1 है। तो इसलिए मुख्य उत्पाद 2 ब्यूटीन प्राप्त होगा। तो दिस इज नोन एज सेटजेफ रूल, जिसको हम आगे भी और जब एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे तब हम इसको और डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटजेफ रूल एग्जाम में आता है। दूसरा रूल है हॉफमैन रूल, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। अब हम इसके दूसरे मेथड्स पर चलेंगे, दूसरे सिंथेसिस मेथड्स पर। सेकंड मेथड है बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहैलोजिनीकरण से। When alkyl halide is heated with alcoholic solution of sodium or potassium hydroxide, a molecule of hydrogen halide is eliminated and alkene is formed. जब आप alkyl halide को alcoholic KOH के साथ या NaOH के साथ गर्म करते हैं तो HX हाइड्रोजन हैलाइड का विलोपन हो जाता है और एल्कीन का निर्माण होता है। आप इस ब्लू कलर की सेकंड नंबर के बॉक्स में देखिए, एल्किल हैलाइड है, KOH अल्कोहलिक लिखना है आपको, हीट का निशान ट्रायंगल से बना हुआ है, तो प्रोडक्ट बन गया एल्कीन। एथिल ब्रोमाइड लिया है सेकेंड रिएक्शन में, इथाइलिन बन गया, 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो प्रोपीन बना है। और जो यहाँ ऑर्डर होता है, अभिक्रियाशीलता का जो ऑर्डर होता है, वो जैसे अल्कोहल में था कि टर्शरी एल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं बजाय सेकेंडरी के, और सेकेंडरी की तुलना और प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी ज़्यादा स्थायी होती हैं। और हैलोजन जो होता है, हैलोजन का जो ऑर्डर रहता है वो आयोडाइड ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रिएक्टिव होती है, देन ब्रोमाइड एंड देन क्लोराइड। तो इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर भी विलोपन अभिक्रिया है, अभिक्रिया की क्रिया विधि इवन ही है। फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड से हैलोजन बाहर निकलता है और कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। कार्बोनियम आयन बनने के बाद कार्बन पर धन आवेश आ जाता है और उसके सेकेंड नंबर वाले कार्बन से, जिस कार्बन पर हैलोजन लगा है, उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे और उसके पास वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन कहेंगे। तो बीटा वाले कार्बन से प्रोटॉन का रिमूवल होगा और डबल बॉन्ड बनेगा। थर्ड है मेथड बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाई जो हैलाइड्स होता है, ये वो हैलाइड्स होते हैं जिनमें 2 हैलाइड अलग अलग कार्बन पर लगे होते हैं। Compound having 2 halogen atoms on adjacent carbon atom is called vicinal dihalide. तो विसिनल डाइहैलाइड को जब हम जिंक डस्ट के साथ गर्म करते हैं और अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट लेते हैं तो डीहैलोजिनेशन हो जाता है, 2 हैलोजन परमाणु निकल जाते हैं और एल्कीन का निर्माण होता है। आप ब्लू कलर से रिएक्शन आपको दिखाई हुई है, CH2Br प्लस जिंक, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एल्कीन का निर्माण इस प्रकार से हो जाता है। एक्शन ऑफ कॉपर एल्किल ऑन वाइनल क्लोराइड। जो वाइनल क्लोराइड्स हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पर अगर हम कॉपर एल्किल का डाई एल्किल कॉपर की अभिक्रिया कराते हैं तो इससे भी आपको एल्कीन प्राप्त होती है। लेकिन इससे कौन सी एल्कीन प्राप्त होती है? उच्च एल्कीन। जो आपने कॉपर एल्किल लिया है अभिकर्मक, उससे एल्किल समूह
हैलोजन को रिप्लेस करके आ जाता है। तो इस प्रकार अगर उच्च एल्कीन हमें प्राप्त करनी हो तो हम वाइनिल क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर एल्किल से कराएंगे। नेक्स्ट मेथड है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस 2 पाई बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पर अगर हम हाइड्रोजन का योग करते हैं और लिंडलर कैटलिस्ट लेते हैं और गर्म करते हैं तो एल्कीन की प्राप्ति हो जाती है। लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है? ये होता है पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। तो पैलेडियम को जो है अगर हम लिंडलर कैटलिस्ट नहीं लेंगे तो एल्कीन से एल्केन बन जाएगी। अगर हम लिंडलर कैटलिस्ट लेते हैं तो ये इसका फर्दर हाइड्रोजनेशन को रोकता है। तो लिंडलर कैटलिस्ट इज पैलेडियम ऑन कैल्शियम कार्बोनेट डीएक्टिवेटेड बाय लेड एसीटेट विच प्रिवेंट्स फर्दर हाइड्रोजनेशन। इससे इसका फर्दर हाइड्रोजनेशन होकर एल्केन नहीं मिलेगा, इसलिए हम लिंडलर कैटलिस्ट लेते हैं। और हम पैलेडियम के साथ चारकोल, उसको हमने पॉइजन कर देते हैं बैरियम सल्फेट के साथ या क्विनोलिन के साथ, तो वो भी एल्कीन, उससे भी एल्कीन की प्राप्ति होती है। पैलेडियम चारकोलाइज्ड कैटलिस्ट विच इज ऑलवेज हाफ वे डीएक्टिवेटेड इज कॉल्ड लिंडलर कैटलिस्ट। इसको हम लिंडलर कैटलिस्ट कहते हैं। और जो एल्कीन आपको इस लिंडलर कैटलिस्ट से मिलती है वो कैसी मिलती है, उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें सिस एल्कीन बनानी है या ट्रांस। इफ वी वांट सिस एल्कीन फ्रॉम एल्काइंस वी विल यूज लिंडलर कैटलिस्ट, क्योंकि इससे एल्कीन आपको जो मिलेगी उसकी ज्यामिति सिस होगी। और अगर हमें ट्रांस एल्कीन चाहिए तो हमें रिडक्शन के लिए सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया काम में लेना पड़ेगा, जो कि आप नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल में देखेंगे। अब इसमें मैंने आपको डायग्राम से दिखाया हुआ है, रिएक्शन से दिखाया हुआ है। इस फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, एल्काइन है और इस पर जब हम हाइड्रोजन का योग कर रहे हैं पैलेडियम और एक्टिवेटेड चारकोल की उपस्थिति में, तो हमें जो एल्कीन मिलेगी उसकी ज्यामिति सिस होगी। सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिखाया हुआ है एल्काइन और यहाँ हमने कैटलिस्ट लिया सोडियम और लिक्विड अमोनिया। जो इससे आपको उत्पाद मिल रहा है वहाँ लिखा है ट्रांस एल्कीन। हालांकि इस अभिक्रिया के अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें मिस्टेक है, एक आर ऊपर आएगा और एक आर नीचे आएगा, यानी कि ट्रांस बनाना है आपको। इस डायग्राम में जरूर ये मिस्टेक है कि दोनों आर ऊपर है, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए एक आर नीचे आपको बनाना है, यानी कि ट्रांस एल्कीन बनानी है। और थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल में एल्काइन की अभिक्रिया पैलेडियम और एक्टिवेटेड चारकोल के साथ की गई है और इससे आपको एल्कीन की प्राप्ति हो रही है। एक और मेथड है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्बे जो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, यानी कि वैद्युत अपघटन करते हैं हम एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम लवणों के साथ। तो यहाँ हमने लिया है डाई सोडियम सक्सिनेट, इसका वैद्युत अपघटन करेंगे तो सोडियम आयन और सक्सिनेट आयन में ये विभाजित हो जाएगा। सोडियम आयन पॉजिटिव और CH2CO नेगेटिव रहेंगे, वो एनोड पे जाएंगे और एनोड पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और क्या प्राप्ति हो जाएगी? एल्कीन। कैथोड पर सोडियम जाएगा और अभिक्रिया करके NaOH बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। So the electrolysis of aqueous solution of sodium or potassium salt of saturated dicarboxylic acid also gives alkene. तो इस प्रकार से आपने एल्कीन बनाने के अलग अलग मेथड पढ़े। कल के वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हॉफमैन और सर्जेफ रूल को पढ़ेंगे। हॉफमैन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो मैंने अभी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बताए हैं कल के वीडियो लेक्चर में और आज की वीडियो लेक्चर में, इसको आप ठीक से पढ़ लें, समझ लें, और जिससे कि आपको जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।